संज्ञान एवं अधिगम का अध्ययन करेंगे। क्या? संज्ञान एवं अधिगम। संज्ञान एवं अधिगम यानी कॉग्निशन एंड लर्निंग। मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार संज्ञान वह मानसिक क्रिया व प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञानार्जन होता है। अर्थात संज्ञान के माध्यम से ज्ञान का अर्जन होता है, जिसमें ज्ञान या जानकारी प्रत्यक्षीकरण, अंतःप्रज्ञा और तर्क द्वारा सम्मिलित होता है। क्या क्या? संज्ञान में क्या क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण, अंतःप्रज्ञा और तर्क। दूसरा अंतःप्रज्ञा, तीसरा तर्क। संज्ञान एवं अधिगम में प्रत्यक्षीकरण, अंतःप्रज्ञा और तर्क सम्मिलित होते हैं और संज्ञान शब्द का प्रयोग अक्सर अधिगम और चिंतन को व्याख्यायित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसको? संज्ञान का शब्द का प्रयोग अधिगम और चिंतन को व्याख्यायित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर सबसे अधिक ध्यान तब गया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर सबसे अधिक ध्यान तब गया जब प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अरस्तु ने, किसने? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक यानी महान दार्शनिक अरस्तु ने संज्ञानात्मक क्षेत्रों पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, जिसमें स्मृति, प्रत्यक्षीकरण व मानसिक प्रक्रिया की बात बताई। अरस्तु द्वारा क्या बताया गया? अरस्तु के अनुसार स्मृति और प्रत्यक्षीकरण और मानसिक प्रतिरूप, प्रत्यक्षीकरण, मानसिक प्रतिरूप, इन तीनों पर बल दिया गया। यानी इसमें बताया गया कि स्मृति, प्रत्यक्षीकरण और मानसिक प्रतिरूप सम्मिलित होता है। अब देखिए, संज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में संज्ञान जो है सभी मानसिक, विज्ञान के क्षेत्र में जब इसका संज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि सभी मानसिक योग्यताओं का समूह है और ज्ञान से संबंधित क्रिया करता है। जैसे क्या क्या क्रिया करता है? एग्जाम्पल के लिए, जैसे अवधान, क्या हुआ? अवधान, और स्मृति और कार्य स्मृति, स्मृति और कार्य स्मृति, ये विज्ञान के क्षेत्र में है। निर्णय और मूल्यांकन, निर्णय और मूल्यांकन, इसके अलावा है तर्क और गणना, तर्क और गणना, और क्या है इसमें? समस्या समाधान और निर्णय, समस्या समाधान और निर्णय, यानी अवधान, स्मृति और कार्य स्मृति, निर्णय और मूल्यांकन, तर्क और गणना, समस्या समाधान और निर्णय, अवबोध और भाषा निर्णय आदि। अवबोध, अवबोध और भाषा निर्माण, क्या है? अवबोध और भाषा निर्माण। अब देखिए, संज्ञान के विभिन्न स्वरूप बताए गए। क्या क्या?
संज्ञान के विभिन्न स्वरूप बताए गए। इसमें क्या क्या बताया गया? नंबर 1, चेतन और अचेतन। क्या? चेतन और अचेतन। दूसरा, मूर्त और अमूर्त। तीसरा क्या बताया गया? अंतः प्रज्ञात्मक और संकल्पनात्मक। अंतः प्रज्ञात्मक और संकल्पनात्मक। ये 3 स्वरूप बताए गए। संज्ञान के विभिन्न जो स्वरूप बताए गए उसमें 3 स्वरूप बताए गए। क्या क्या? चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त, अंतः प्रज्ञात्मक और संकल्पनात्मक। अब देखिए संज्ञान की परिभाषा पर चलते हैं। परिभाषा, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संज्ञान की परिभाषा अपने अपने ढंग से बताई, लेकिन पहले हम देखते हैं। एक है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, जैसे वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार संज्ञान की परिभाषा यह बताई गई कि जानकारी ज्ञान प्रत्यक्षीकरण की क्रिया। जानकारी ज्ञान प्रत्यक्षीकरण की क्रिया संज्ञान है। किसकी? जानकारी ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की क्रिया ही संज्ञान है, जिसको कॉग्निशन इज द एक्ट ऑफ नोइंग नॉलेज एंड परसेप्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कॉग्निशन इज द एक्ट ऑफ नोइंग नॉलेज एंड परसेप्शन। अब नीसर के अनुसार, नीसर ने क्या बताया? नीसर के अनुसार, नीसर ने इसकी परिभाषा बताते हुए कहा कि संज्ञान उन सभी प्रक्रियाओं का संदर्भ देता है जिनके द्वारा इंद्रिय क्रियाएं रूपांतरित होकर क्या करते हैं? कम से कम व्याख्यायित, एकत्रित, खोई शक्ति का अर्जित तथा प्रयुक्त होती हैं। अर्थात नीसर महोदय ने संज्ञान की परिभाषा देते हुए बताया कि संज्ञान शब्द उन सभी प्रक्रियाओं का संदर्भ देता है जिनके द्वारा इंद्रिय क्रियाएं रूपांतरित, मात्रा में कम, व्याख्यायित, एकत्रित, खोई शक्ति का अर्जित तथा प्रयुक्त करती हैं। अतः संज्ञानात्मक विकास को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार से हम व्याख्यायित कर सकते हैं कि मस्तिष्क की चिंतन और संगठन प्रणालियों का रूप। ये क्या है? मस्तिष्क की चिंतन और संगठन प्रणालियों का विकास, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें भाषा, मानसिक प्रतिबिंब, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और स्मृति विकास सम्मिलित होते हैं। क्या क्या होते हैं? नीसर ने बताया कि मस्तिष्क चिंतन और संगठन प्रणालियों का विकास संज्ञानात्मक विकास है, जिसमें भाषा, मानसिक प्रतिबिंब, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और स्मृति विकास सम्मिलित होते हैं। यह था संज्ञान की परिभाषा। अब अधिगम में संज्ञान की भूमिका। अधिगम में संज्ञान की भूमिका। अधिगम में संज्ञान की भूमिका क्या है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदुओं द्वारा इसको स्पष्ट किया जा सकता है। अधिगम में संज्ञान की भूमिका स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, इसमें क्या बताया? अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन
के द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। जब तक व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा तब तक अधिगम व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अधिगम में संज्ञान की भूमिका को स्पष्ट करते हुए पहले नंबर पे बताया गया कि व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्याख्यायित किया जाता है, और दूसरा बताया कि किसी भी नई सूचना को ग्रहण करने पर, क्या बताया? किसी भी नई सूचना को, नई सूचना ग्रहण करने पर, किसी भी नई सूचना को ग्रहण करने पर संज्ञान की सहायता से व्यक्ति उस सूचना को प्रयोग में लाने का प्रयास करता है। नई सूचना ग्रहण करने पर व्यक्ति क्या करता है? उस सूचना को पुनः प्रयास उसमें प्रयोग में लाने का प्रयास करता है। जैसे पालतू बिल्ली की बात ले लें, या कोई भी बिल्ली जब दूध से जल जाती है तो मट्ठे को भी फूंक कर पीती है, अर्थात यह उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। उसको ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान हो जाता है? कि यह जल सकता है, अर्थात उसको नहीं पता होता कि यह मट्ठा है, वो मट्ठे को भी दूध समझती है। या कहीं वह ऐसी क्रिया करती है जहां सब कुछ नॉर्मल है और वहां पर कुछ ऐसे चीज छिड़क दिया जाए जिसमें दुर्गंध आने लगे तो वह क्रिया करना छोड़ देती है, क्योंकि उसको संज्ञान हो जाता है कि इसमें जो है गंध आ रही है और उस गंध का कोई कारण भी हो सकता है। अब तीसरी बात बताते हैं, यानी पहला था व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्याख्या, और दूसरा नई सूचना ग्रहण करने पर क्या करता है? वो व्यक्ति उस सूचना का प्रयोग में लाने का प्रयास करता है, अर्थात किसी नई सूचना को ग्रहण करने पर संज्ञान की सहायता से उसको प्राप्त करता है। अब तीसरा है अधिगम और संज्ञान सभी के मस्तिष्क में होता है। क्या होता है? अधिगम और संज्ञान सभी के मस्तिष्क में होता है। सभी के मस्तिष्क में होता है। कोई भी बालक ऐसा नहीं है जिसके मस्तिष्क में अधिगम और संज्ञान न हो, परंतु कभी कभी दोनों को संबद्ध करने के लिए बच्चों को कोचिंग भी करवाना पड़ता है, क्योंकि उनको क्रमशः एक एक चीज का ज्ञान देना पड़ता है। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में वो चीजें बैठ जाती हैं और उनका संज्ञान अपने आप अधिगम के लिए संबद्ध हो जाता है। चौथा क्या है? कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएं अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या? कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएं अधिगम के लिए परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। संज्ञानात्मक योग्यताएं, यहां योग्यताएं की बात बताई गई। योग्यता भी ज्ञान से संबंधित योग्यता की बात बताई गई। 1 2 3 4 5 कक्षा 5 तक अगर बच्चा पढ़ लिया तो कुछ न कुछ उनके अंदर संज्ञान आ जाएगा। 100 तक गिनती, 20 तक पढ़ाना, ये जनरल चीजें कुछ न कुछ उनके संज्ञान में आ जाती हैं। तो कुछ संज्ञानात्मक योग्यताएं अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। लास्ट पांचवा क्या है? अधिगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क की योग्यता विशेष रूप से अपना महत्व देती है। क्या देती है? तर्क की योग्यता अधिगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क की योग्यता क्या करती है? विशेष रूप से अपना महत्व रखती है। जब बालक के सामने कोई जटिल समस्या उत्पन्न कर दिया जाए तो वह अपने पिछले अनुभवों के आधार पर उसके समाधान के लिए अपनी कोई परिकल्पना बनाता है, अर्थात कल्पना करता है। यह था आपका अधिगम में संज्ञान की भूमिका। इस प्रकार संज्ञान और अधिगम क्या है, उसमें विभिन्न स्वरूप क्या है
और उसकी परिभाषा तथा अधिगम में संज्ञान की भूमिका आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। बाकी अगले दिन।